दोस्तों, यूएस नेवी की सील टीम ने ना सिर्फ ओसामा बिन लादेन को मारा था बल्कि उसकी प्रीमाइसेस पे, जो कि पाकिस्तान के एबोटाबाद में थी, उसमें भी एक रेड कंडक्ट की थी। और उस रेड में कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिसकी उस टीम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड था उन चीज़ों का मिलना ओसामा बिन लादेन के प्रीमाइसेस पे या कंपाउंड में। अब क्योंकि अमेरिका एक फॉरेन टेरिटरी पे इंट्रूड करके अटैक करने वाला था, तो उनके ऊपर अपने मिशन को पूरा करके इमीडिएटली वापस निकलने का प्रेशर था, और पाकिस्तानी लोकल पुलिस और मिलिट्री के आने के पहले। ऐसे मिशन में टाइम इज द एसेंस टू कंप्लीट द मिशन। टाइम ही सब कुछ है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे मिशन को कंप्लीट करने में। तो टाइम कम होने के बाद भी अमेरिका की नेवी सील्स की एक टीम ने ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड में एक रेड कंडक्ट की थी ऑन May 2, 2011। और यही वो डेट है जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की सील टीम ने मार दिया था, May 2, 2011। तब से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफ़ी चीज़ें डिक्लासीफाई की हैं पब्लिक डोमेन में। तो हेलो, माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मटेरियल्स डिक्लासीफाई हुए थे, उससे ओसामा बिन लादेन की साइकी, क्या कैसे सोचता था और उसके सोचने का तरीका और हर चीज़, और ओसामा बिन लादेन की इन्वॉल्वमेंट 9/11 के अटैक्स में कितनी थी, कैसे थी, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत क्लैरिटी मिली थी। तो ये थे वो ऑफिसर, रॉबर्ट जे ओनील, जॉन ओनील इनका पूरा नाम। इन्होंने ही ओसामा बिन लादेन को मारा था, और ओसामा बिन लादेन के कमरे में ये पहले शख्स थे जो गए थे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, ये वो जगह है जहाँ पर ओसामा बिन लादेन रहता था, और यूएस नेवी की सील टीम ने यहाँ पर अटैक किया था। तो सबसे पहली चीज़ थी गार्डेड ईमेल्स। तो ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड में ना तो इंटरनेट था और ना ही किसी के पास फ़ोन हुआ करता था। और जब ओसामा बिन लादेन को किसी से कम्युनिकेट करना था होता था थ्रू ईमेल, तो वो अपने कुरियर को एक पेपर में अपने ईमेल को लिख कर देता था, और वो कुरियर कंपाउंड के बाहर जाकर किसी इंटरनेट कैफ़े से मेल भेजा करता था। ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड में इंटरनेट और फोन्स का ना होना का होना सॉरी उसके लिए काफ़ी डेंजरस प्रूव हो सकता था, क्योंकि उससे उसकी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती थी, उसकी लोकेशन पता लगाई जा सकती थी। तो ओसामा बिन ये जो चीज़ें मिली हैं, इनसे पता चला कि ओसामा बिन लादेन वॉज अ क्रिएटिव राइटर, वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एंड कम्युनिकेटर। उसके पास से कई फ्लैश ड्राइव्स रिकवर हुई थी जिसमें उसके ईमेल्स सेव थे, और उन ईमेल्स के कॉरेस्पॉन्डेंस भी सेव थे, कहाँ किसको भेजा गया है। ऐसे कुछ 100 से ज़्यादा फ्लैश ड्राइव्स रिकवर हुई थी ओसामा बिन लादेन के पास से। और उन उन फ्लैश ड्राइव से अलकायदा की इन्वॉल्वमेंट 9/11 के अटैक में और बाकी के टेरर ऑपरेशंस में भी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी अलकायदा की, इन सारी बातों पर क्लैरिटी मिली थी। एक टाइम ऐसा आया था जब सब ये सोचने लग गए थे कि ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयमन अल जवाहरी को दे दी थी। लेकिन ऐसा नहीं था, ऑब्वियसली। कुछ ईमेल से ऐसा पता चला कि उसने अपने पास सारे स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल कंट्रोल रखे थे, और वो ऑर्डर्स इशू कर रहा था रिगार्डिंग प्रमोशंस, स्ट्रैटेजी एंड आइडियोलॉजिकल इश्यूज लाइक फतवा एंड रिलीजियस रूलिंग्स। फतवा भी इशू करता था, रिपोर्ट की ब्रीफिंग दी जाती थी उसको। तो एक तरह से ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिकल जो डिपार्टमेंट है, जो कंट्रोल था, वो उसने अपने पास रखा था। बिन लादेन की डायरी भी मिली थी उस कंपाउंड में। ये दूसरी वो चीज़ है जो कि उसके कंपाउंड में मिली थी। सील टीम 6 उस टीम का नाम है जिसने रेड कंडक्ट की थी। सील टीम 6 को 2000 को इस टीम को 228 पेज की एक डायरी मिली थी, जिसमें 2011 के फेब से अप्रैल तक में उसने अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखा था। ये माना जाता है कि ये डायरी ओसामा बिन लादेन की एक बेटी ने लिखी थी ऑन हिज बिहाफ। 2011 की जो अरब अपराइजिंग, जो कि कई मुस्लिम देशों में देखने को मिली थी, ओसामा बिन लादेन इसके बारे में क्या सोचता था और अलकायदा को लेकर उसका जो भी विजन्स थे, और अलकायदा के फ्यूचर को लेकर जो भी सोचता था, उस डायरी में वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो ओसामा, ये जो राइटिंग है, आ, ये राइटिंग उसकी बेटी की है, ओसामा बिन लादेन की।
ये भी कुछ लेटर्स हैं जो ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड से उसके रिकवर किए गए थे, बरामद हुए थे। तीसरी जो चीज़ थी ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिली थी, वो उसके बेटे, सबसे बड़े बेटे हमजा की शादी की वीडियो थी, वेडिंग वीडियो थी। ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा की शादी ईरान में हुई थी। इस वीडियो से पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पास हमजा की कोई फ़ोटो नहीं थी। हाँ, एक फ़ोटो थी जो उसके बचपन की थी, और जो मटेरियल्स मिले थे इस रेड में, उससे देखकर ये लगता था कि हमजा को अलकायदा का अपकमिंग चीफ बनाने के लिए हमजा को ग्रूम किया जा रहा था, हमजा को ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस वेडिंग वीडियो से CIA को हमजा की एक एडल्ट आइडेंटिटी मिल गई थी, which was considered to be very valuable for the further investigations. फोर्थ चीज़ जो मिली थी, चौथी चीज़ जो मिली थी उस प्रेमाइसेस थे, वो थे वीडियो गेम्स। सुपर मारियो, हाफ लाइफ, योशीज आइलैंड DS, फाइनल फैंटेसी 7, ड्रैगन बॉल जी, काउंटर स्ट्राइक, और भी कई सारे गेम थे। ये मेजर गेम्स थे जो मिले थे। काउंटर स्ट्राइक सब जानते हैं कैसा था, मारियो सब जानते हैं कैसा था, तो इसको कुछ खास एलेबोरेट करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। पांचवी चीज़ जो मिली थी उसके प्रीमाइसेस से, उसके कंपाउंड से, वो थी उसकी प्रैक्टिसिंग वीडियोस। उन वीडियोस में वो प्रैक्टिस करता था अपने पब्लिक स्पीच में। अब क्योंकि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग एक ट्रेसेबल एक्टिविटी होती है, आप जहाँ से लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आपको ट्रैक करके आप पर किसी भी तरह का ऑपरेशन कंडक्ट किया जा सकता है, आपकी लोकेशन निकाली जा सकती है। इसलिए ओसामा बिन लादेन अपने वीडियोस को पहले से रिकॉर्ड करके अपने कुरियर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाता था, ताकि उससे उसकी सिक्योरिटी पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर छठी चीज़ जो थी वो थी डिज्नी फिल्म्स। काफ़ी अनबिलीवेबल हो जाता है डिज्नी फिल्म्स का मिलना एक ऐसे इंसान के पास जो कि हज़ारों लोगों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। 9/11 के अटैक में 3,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, और ये इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था ओसामा बिन लादेन का और अलकायदा का। कार्स, चिकन लिटिल, आइस एज, डॉन ऑफ डायनासोर, कुछ ऐसी फिल्म्स थी जो वहाँ से रिकवर हुई थी। ऐसा माना जाता था कि ओसामा बिन लादेन के 4 सबसे छोटे बच्चे, जो कि 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था उस टाइम 10 साल से भी कम उम्र के थे, उसी कंपाउंड में रहते थे, और वो उनके लिए ये सारे वीडियोस और डिज्नी के वीडियोस रखे गए थे, ओसामा बिन लादेन ने रखवाया था। सातवीं चीज़ थी पोर्नोग्राफिक कंटेंट। तो ही हैड अ लार्ज एंड एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट। सिर्फ इतना ही कहा जाता है, और तो इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्रीज मिली थी उसकी खुद की, वो खुद की डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन हमेशा से अपनी पब्लिक इमेज को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर था, काफ़ी सीरियस था। सील टीम को उसके मरने के बाद उसने जो उसके PC में काफ़ी फिल्म्स मिली थी जिसमें ओसामा बिन लादेन की स्टोरीज थी, और उसकी बायोग्राफी भी मिली थी। 2 पिक्चर्स का नाम है, बायोग्राफी ओसामा बिन लादेन और वेयर इन द वर्ल्ड इज़ ओसामा बिन लादेन। ये 2 ऐसी पिक्चर हैं जो वहाँ से प्राइमरीली मिली थी, और जिसको बाद में डिक्लासीफाई भी किया गया था। फिर 9th और लास्ट चीज़ जो मिली थी ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड से, वो था उसकी लाइब्रेरी इंक्लूडिंग बुक्स ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ भी काफ़ी ओसामा बिन लादेन का रिलेशन था। उसके पास एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी को देखने के बाद सील टीम काफ़ी सरप्राइज थी, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री और अमेरिका की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की कई सारी बुक्स मिली थी, कई सारी बुक्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो ऑब्वियसली ओसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका एनिमी था, दुश्मन था। तो अपने दुश्मन को जान लेना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी तरह के वॉर में जीत के लिए। तो उस कंपाउंड में कुछ कॉन्स्पिरेसी बुक्स भी मिली थी जिनके तार सीधा 9/11 से जुड़ रहे थे, जैसे कमिटी 300 और इल्यूमिनाटी। ये 2 बुक्स उस दिन मिली थी, और बाद में इनको डिक्लासीफाई किया गया था बाय अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। तो ये था लेक्चर कुछ 9 चीज़ों के बारे में, एक इंटरेस्टिंग और अच्छा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।